हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है पॉलिटिकल साइंस। इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आर्टिकल के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे 78 तक जो हमारे आर्टिकल हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। आगे के आर्टिकल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 79। और जो 79 है यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है संसद के बारे में, यानी संसद के का निर्माण कैसे हुआ और संसद में कितने सदन होते हैं, यानी पूरा डिटेल में दिया है संसद के बारे में। ठीक है, तो यही सब जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो पहले हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं 79। इसमें कहा गया था कि संसद का गठन हुआ था। तो संसद का गठन देखिए, मैं सन बता देता हूँ आपको, 1927 इसी में जो एडविन लुटियन थे ना, उन्होंने दिल्ली में सबसे पहले संसद का गठन किया था, मतलब संसद बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल नंबर 80। इसमें कहा गया राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की कैसी संरचना होगी इस बारे में बताया गया। जैसे आपको पता है कि एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। जैसे 81 है ना, यहाँ पर ये लिखा है लोकसभा की संरचना, और 80 है यहाँ पर लिखा है राज्यसभा की संरचना। मतलब दोनों ही हैं और दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं समय काल होता है ना, जो भी पद के लिए नियुक्त किया जाएगा नेता या कोई व्यक्ति, तो उसका जो समय काल रहता है वो 6 साल का रहता है। और जो लोकसभा है उसमें यदि कोई नेता नियुक्त रहता है तो वो रहता है 5 साल का। ठीक है, और जो लोकसभा है इसमें जब कोई भी नेता जब चुना जाता है तो वो जनता द्वारा चुना जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुआ और यहाँ पर सीएम हुए, ये भी सब क्या है लोकसभा में आते हैं और ये सभी जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का ये है। अब इसके बाद आता है अपना राज्यसभा। इसमें वोटिंग कैसे होती है, विधायकों द्वारा इसमें वोटिंग की जाती है। जहाँ जिसके पास ज़्यादातर विधायक रहेंगे ना, विधायक यानी मतलब एक ज़िले में नियुक्त रहता है विधायक, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ज़िले में जो नियुक्त रहता है विधायक, उसके वोटों से ही राज्यसभा का एक वो चुना जाता है नेता। और यहाँ पर जो सदन है वो प्रत्यक्ष है। प्रथम सदन कहा गया है किसको, लोकसभा को, और राज्यसभा को कहा गया है द्वितीय सदन। और यहाँ पर यदि भंग करने की बात आती है तो यहाँ पर भंग की जा सकती है। जैसे यदि किसी नेता को अगर हमें हटाना है तो उसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि जनता के हाथ में पूरी पावर रहती है। तो यहाँ पर लोकसभा में है कि जनता में पावर इतनी है कि जो नेता है वो अस्थायी रहता है, मतलब हट भी जाता है और फिर दूसरा आ जाता है, या फिर वही कभी आ जाता है चुनाव होने के बाद। लेकिन जो राज्यसभा है ना, इसमें स्थायी रूप से उसका वो बन जाता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी रूप से वो नेता कहलाता है जब तक कि उसके सपोर्ट में विधायक रहेंगे। और लोकसभा एक निम्न सदन है और उच्च सदन में आता है राज्यसभा। ठीक है, और लोकप्रिय जो सदन है वो यही है लोकसभा। और शिक्षक जैसे संस्था वगैरह हुई ना, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं राज्यसभा के अंतर्गत, जैसे संस्था वगैरह हुए। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया, 80 और 81 आर्टिकल दोनों के बारे में। अब हम जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 82, तृतीय जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जनगणना की जाएगी पहले, तो उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी लोकसभा का या राज्यसभा, उसी के अनुसार ही। 87 संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदन देखिए, यहाँ पर जो अवधि होती है 2 साल पर 1/3 होती है, मतलब 2 साल पर 1/3 अवकाश रहते हैं। जो भी नियुक्त किया जाता है, जो भी नियुक्त रहता है ना संसद में, जो नेता वगैरह जो सारी आपको बताया राज्यसभा लोकसभा में,
तो संसद में जो भी नेता वगैरह रहते हैं तो 2 साल में एक टाइम उनको अवकाश ले सकते हैं वो। अब हम जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 84, जहाँ लिखा है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा जो है ना, उसकी आयु मैक्सिमम होना चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष से ये भी तात्पर्य है कि लोकसभा जब अब चुनाव होता है ना, तो स्टार्टिंग से उसको एक न एक पद पर नियुक्त रहना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे पंचायती राज है, ग्राम पंचायत से अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 25 वर्ष होती है। तो लोकसभा में मैक्सिमम होने चाहिए 25 वर्ष, और यदि हमें राज्यसभा के लिए जाना है तो उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए, तब जाके हम नेता बन सकते हैं। उसके बाद है 85 आर्टिकल। इसमें कहा गया संसद के शस्त्रावासन और विघटन, मतलब कि विघटन किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है लेकिन अध्यक्षता नहीं करता। मतलब कि वाद विवाद के लिए बुलाता है लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को कि भाई कोई ये अपना देश का ये मुद्दा है, इस पर चर्चा कीजिए, ना कि वह खुद जज बनता। जैसे न्यायालय में जज रहता है तो वो दोनों पक्षों की वो सुनता है, पक्ष सुनता है, पहले पक्ष का, दूसरे पक्ष की, भाई इसकी सुनवाई कैसे की जाए और इसका निर्णय कैसे लिया जाए। तो इसको बोल देते हैं अध्यक्षता। मतलब जो न्यायाधीश करता है ना अध्यक्षता, तो वैसा अध्यक्षता नहीं करता है राष्ट्रपति, केवल बुलाता है और अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 86 लिखा है सदनों में अभिभाषण का राष्ट्रपति का अधिकार। अब मैं इसी के साथ थोड़ा सा एक आपको एडवांस चीज़ बता देता हूँ बजट के बारे में, कि बजट कब से कब तक रहता है। जैसे कि अभी बजट अपना चला था फरवरी से मई, तो ये जो बजट है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है और कौन सा बजट कैसे चलता है। जैसे हर वर्ष बजट लागू होता है, हर वर्ष होता है ये। ठीक है, तो इस वर्ष का, या मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस महीने कौन सा बजट चलता है। जैसे कि फरवरी है अपना, फरवरी से आ गया अपना क्या, मई, फरवरी से मई, तो ये रहेगा अपना कौन सा, बजट सत्र रहेगा। फिर उसके बाद अपना आता है जुलाई। ठीक है, जुलाई आता है, और जुलाई से ये रहता है अगस्त, जुलाई से अगस्त रहेगा। इस बजट को बोलेंगे मानसून सत्र, यानी मानसून वाला बजट। फिर उसके बाद आता है नवंबर, नवंबर से अपना चलेगा क्या, दिसंबर। तो ये वाला जो बजट कहलाएगा शीतकालीन सत्र कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। और ये बजट से क्या है, पैसे का लेन देन, मतलब संसदों में, मतलब संस्थाओं में ये पैसे वगैरह भेजाए जाते हैं सरकार द्वारा, तो बजट के हिसाब से ही चलता है सब। तो मैंने आपको बजट बता दिया किस महीने में कौन सा बजट रहता है, तो ये पूछा जाता है बेसिकली, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब हम बात करते हैं 86 हो गया, जिसमें देखिए राष्ट्रपति जो है अपना अधिकार रखता है अभिभाषण देने के लिए भी। 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो यहाँ पर पक्षपात नहीं करेगा राष्ट्रपति कि एक ही तरफ में बोलेगा या दूसरी तरफ में बोलेगा। भाषण में वही करेगा जो उसको ठीक लगता है, जो सार्वजनिक हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो, अपने राष्ट्र के लिए, है ना, देश के लिए। तो ऐसे अपने विशेष उसमें क्या है, अभिभाषण है। उसके बाद देखिए 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। और संसद के अधिकारी, संसद के जो अधिकारी रहते हैं ना, वो यहाँ पर मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकारों की गणना करते हैं। अब उसके बाद आता है अपना आर्टिकल नंबर 89, जहाँ पर ये बताया गया कि राज्यसभा का राष्ट्रपति और उपसभापति
राज्यसभा जो है ना, उसकी जो अध्यक्षता का मैंने आपको बताया था ना, तो वो सभापति ही है, ठीक है। और सभापति अगर बाई चांस उसकी तबीयत वगैरह कुछ ऐसा ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर उपसभापति उसका कार्यकाल संभालता है, जो भी उसका कार्य रहता है, यानी अध्यक्षता करता है, दोनों पक्षों की बात सुनता है और उस पर अपना राय देता है, बताता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 90, अनुच्छेद 90, जहाँ पर कहा गया उपसभापति के पद की रिक्त त्यागपत्र और हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस प्रक्रिया में त्यागपत्र तब दिया जाता है कि यहाँ पर कोई उपराष्ट्रपति अपना पद का उल्लंघन करके या उस प्रकार का दुरुपयोग करके उसका यूज़ करे, तो यहाँ पर त्यागपत्र दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पद की रिक्त कब होगा उसका, जब जैसे उसकी उम्र वगैरह हो जाएगी कि अब ये पत्र के यहाँ पर इसकी नियुक्ति है इस पद पर कि इसकी अब उम्र हो चुकी है। जैसे कि कोई भी संस्था में अगर हम जॉब वगैरह करते हैं तो रिटायरमेंट होता है कि नहीं होता है एक उम्र के बाद, तो ऐसे ही उपसभापति का भी एक प्रकार से रिटायरमेंट होता है एक कुछ समय बाद। तो त्यागपत्र कब देगा, जब आपातकालीन वह कुछ ऐसा अपराध कर देता है तो उसको त्यागपत्र भी देना पड़ता है। तो ये सब क्या है, उसकी हटाने की प्रक्रिया कहलाएगी। अब जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 91। तो इस आर्टिकल में कहा गया सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। देखिए, सभापति जो होता है ये अध्यक्षता करता है राज्यसभा का, ठीक है। और यदि ये अपने कर्तव्यों या पालन को ठीक प्रकार से नहीं करता या इसकी कुछ आपातकालीन मृत्यु या वगैरह कुछ हो जाता है तो इसका जो कार्यकाल है उप सभापति संभालता है, यानी इसके बाद जो उप सभापति इसका पूरा कार्यकाल संभालने लगता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को ये सारी शक्तियाँ दी जाती हैं संभालने के लिए, ठीक है। तो ये है। फिर जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 92। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन ना होना। तो आर्टिकल नंबर 92 में ये कहा गया कि यदि कुछ साक्ष्य वगैरह ना रहेगा पद को हटाने के लिए तो इस विचार जो आपकी विचारधारा हुई है ना, ये जो संकल्प रहा है विचाराधीन, इस भावना को निरस्त कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 93, जिसमें लिखा है लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो दोनों पक्षों की बात सुनता है और जो निर्णय लेता है कि आप जो सरकार में हैं ये अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, ये जो जनता है उसके कल्याणकारी कार्य नहीं है, मतलब मुद्दे उठाए जाते हैं वाद विवाद के। जैसे आप न्यूज़ वगैरह में नहीं देखते होंगे, सीटों पे बैठ जाते हैं और विपक्षी जो आदमी रहता है वो उठाता है कि आपने ये योजना चलाई, आपने ऐसा काम कहा था, ऐसा वादा किया था जनता के प्रति और आपने किया नहीं है। तो इस तरीके के वाद विवाद जो है किए जाते हैं और लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है ना, वो इन सभी बातों को मुद्दे रखते हुए बताता है, याद दिलाता है, एक प्रकार से दोनों पक्षों की वो रखता है बात को। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 94। इसमें कहा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या त्याग पत्र से हटाए जाना। तो इस चीज़ के हटाने के लिए इसको डायरेक्टली नहीं हटाया जाता है बल्कि प्रस्ताव देना पड़ता है कि ये मेरा प्रस्ताव है और आप इस पद को खाली कर दीजिए। और त्यागपत्र यानी ऐसा कुछ अपराध या वैसा, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, और पद रहते हैं उनको कैसे हटाया जाता है, ऐसे ही इनका हटाया जाता है। लेकिन इसके लिए अध्यक्ष को हटाने के लिए यहाँ पर एक प्रकार से प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। और यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर वोट नहीं देता, यानी अपना मतदान नहीं देता है। दो पार्टी हैं, एक विपक्षी है एक पक्षी है, तो यहाँ पर जो है वह वोट नहीं देता। जैसे आम जनता वोट देती है अपने नेता चुनने के लिए, तो ऐसे ही तो अध्यक्ष होता है ना, वो वोट नहीं देता है, ठीक है। और यदि 60 दिन में किसी ने यदि वोट नहीं दिया, 50-50 का बन गया,
तो कोई भी सदस्यता उसमें नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 95, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है, ये तो वही है। 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका विधान ना हो। ठीक है, ये भी मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, जैसा मैंने यहाँ पर समझाया था कॉन्सेप्ट आपको। ये आर्टिकल नंबर कौन सा था ये? 92। ठीक, शब्द का यूज़ किया गया वैसे ही और बात वही है। 97, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, मतलब इनकी उसके बारे में, सैलरी के बारे में बात की गई कि इनकी सैलरी क्या रहेगी। जैसे सभापति है तो उसकी सैलरी जैसे 10,000 है सभापति की सैलरी, तो माने चलिए सभापति यदि उसकी मृत्यु या वगैरह या उसका तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो उसका कार्यकाल कौन समझता है? उप सभापति। तो आपके माइंड में ये डाउट होगा कि जो उप सभापति उसकी सैलरी क्या रहेगी। जैसे उप सभापति है ना, यदि इसने कार्य संभाला सभापति का तो उप सभापति को सैलरी मिलेगी सभापति की, और फिर उसके बाद जो है उप सभापति को जो सैलरी मिलती थी वह उसको नहीं मिलेगी, फिर उसको मिलेगी सभापति की सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सभापति को मिलती थी। जैसे ऐसे यहाँ पर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो जो उपाध्यक्ष है ना, जैसे अध्यक्ष की तबीयत खराब हो जाएगी तो उपाध्यक्ष आएगा, फिर वो करेगा अपना काम। ठीक है, तो ऐसे ही है, उपाध्यक्ष का यूज़ किया गया। अब 98 यहाँ पर कहा गया है संसद का सचिवालय के बारे में, कार्य संचालन और निर्याताएँ। 99, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जैसे यहाँ पर जो 98 है ना, इसमें संसद का सचिवालय, तो सचिवालय में सचिव बैठता है। अब ये तो गांव ग्राम में भी सचिव जैसे होते हैं, तो ऐसे ही संसद का भी सचिव रहता है, सचिवालय में कौन होता है? सचिव बैठता है। और 99 जो है ना, इसमें कहा गया शपथ के बारे में कि लोकसभा की सभी जो जितने भी सदस्य रहते हैं उनको शपथ अस्थायी अध्यक्ष दिलाता है। मतलब कि जो मैंने आपको अभी अध्यक्ष बताया ना, ये वाला अध्यक्ष यही शपथ दिलाता है। जैसे अगर कोई चुनाव हुआ और चुनाव में कोई व्यक्ति जीत गया तो उसकी जो शपथ कौन दिलाता है? अध्यक्ष दिलाता है ना, जो चर्चा करता है ना दोनों पक्षों की, वही दिलाता है। आप जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 100, सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं, कार्य करने की शक्ति और कोरम गणपूर्ति। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें 50-50 का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। 50-50 का कॉन्सेप्ट मतलब दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी के पास 50-50% मतदान है। अब कैसे जीतेगा? ये तो टाई हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए एक सभापति मत दे देता है अपना कि इस पार्टी को देना है या उस पार्टी को देना है, तो सभापति यहाँ पर मत दे देता है, फिर वहाँ पर वही पार्टी जीत जाती है। ठीक है, अब ये मत कैसे दे दे? अब कोई लालच दे दे पैसे का, है ना, तो वो बात की बात है। आर्टिकल है 101। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्थानों का रिक्त होना, इसका मतलब ये है कि यदि कोई नेता है, अब नेता ने इस्तीफा दे दिया या त्यागपत्र दे दिया या वो चुनाव से हार गया, तो एक प्रकार से उसकी सीट खाली हो गई। तो खाली होने का मतलब यही है कि स्थानों का रिक्त होना। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को हम खड़ा कर सकते हैं या उसको नियुक्त कर सकते हैं उस नेता के रूप में। तो यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है ना 102, तो इसमें ये बताया गया है उसकी आयु के बारे में, है ना, योग्यता। तो यहाँ पर जो है जब उसकी नियुक्ति की जाएगी ना, तो उसको संसद का सदस्य होना ज़रूरी है। अब वो चाहे लोकसभा से रहे चाहे राज्यसभा से रहे, उन्हें संसद का सदस्य जरूर होना चाहिए, तो तभी जाके उसकी नियुक्ति की जाएगी। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 103, तो सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्णय।
मतलब प्रश्न किए जाएंगे। जैसे अपना टेस्ट नहीं होता है तो ऐसे ही उसका भी एक प्रकार से टेस्ट होगा, तब जाके नियुक्त होगा। फिर 104 आर्टिकल, इसमें क्या है, शपथ लेने से पहले बैठने और मत देने पर शाइस्त शक्तियों और विशेषाधिकार, तो उस चीज़ के बारे में आप जान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 105, संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 106, जहाँ पर सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया और विदाई की प्रक्रिया। जैसे आप जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 107, विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में ओपन। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, पहले यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की जाती है। अब ये जो लिस्ट है यहाँ पर आएगी संसद के सदनों में, जैसे लोकसभा हुआ या राज्यसभा। तो यदि जो नेता है उसको या राज्यसभा में जाना हो या लोकसभा में जाना हो, जो जिसमें भी जाना हो, तो यहाँ पर लिस्ट बन करके इसमें जाएगी, किसमें, सदन में। तो जिसमें लोकसभा या राज्यसभा रहेगा तो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और फिर चर्चा भी की जाएगी। चर्चा करने के बाद मतदान पारित किया जाएगा। अब ये पारित करने के बाद यहाँ से बिल निकाला जाएगा, यानी विधेयक का बिल निकाला जाएगा। अब ये जो बिल है यहाँ पर पहुँचेगा किस पे, राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति यहाँ पर लागू करता है उस बिल को तो ठीक, यदि बिल लागू नहीं करता है तो वो खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है विधेयक का पुनः स्थापन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। अब जान लेते हैं आर्टिकल नंबर कौन सा, 108, जहाँ पर लिखा है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइनिंग सिटिंग और दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाता है। राष्ट्रपति पर बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जिसमें हमारा 108 तक आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आगे के आर्टिकल के बारे में, जिसमें अपना एक शब्द आ गया, जैसे हमने संसद के बारे में इस वीडियो में जाना, तो आने वाली वीडियो जिसमें रहेगा अपना विधेयक के बारे में। हालांकि यहाँ से स्टार्ट भी हो गया अपना विधेयक, तो और डिटेल में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ऐसे लंबी हो जाएगी ये। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।